प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं बोधि सुविचार चैनल, जो आप सबका चैनल है, उसके माध्यम से मैं आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करूंगा जो काफी चर्चित विषय है और इसमें सभी लोग जानते हैं अच्छी तरह से। मित्रों, किसी चीज का जब हम उसकी सत्यता को जानना होता है, उसको परखना होता है, तो हम सबसे पहले दो चीजों पर विशेष ध्यान देते हैं। पहला, ये हमें देखना चाहिए कि जब कागज नहीं था, कोई ताड़ पत्र में लेखन सामग्री नहीं थी, तो उस समय लेखन जो होता था वो किस पर होता था। प्राचीन काल में लेखन सामग्री जो कि न होने के कारण जो लेख लिखे जाते थे या लेखन जो होता था वो पत्थरों पर होता था। पत्थरों पर लोग लिखा करते थे, ये पूरा विश्व लिख रहा था। तो दूसरा जो है, हमें विचार करना चाहिए कि भाषा और लिपि, जब कोई भी चीज लिखी जाती है या बोली जाती है तो उसमें भाषा और लिपि दोनों की ही आवश्यकता होती है। जब किसी ग्रंथ हो या कोई भी हो, जब हमें लिखना होता है तो उसकी एक लिपि होती है और उसकी एक भाषा होती है। तो हमें ये देखना चाहिए कि जो ग्रंथ में या जो साहित्य में लिपि का प्रयोग किया गया है, भाषा का प्रयोग किया गया है, तो वो भाषा कहाँ पर थी और वो उस क्षेत्र में जो भाषा वो बोली जाती थी वो सत्य है या नहीं। इस पर जब विचार हम कर लेते हैं, दोनों बातों पर ध्यान रखते हुए विचार करते हैं जब, तो हमें उस साहित्य का जो जो लेखन हुआ है उसकी ये पहचान हो जाती है, एक प्रमाण हो जाता है कि वो उस काल में थी। इसी विषय पर आज हम वैदिक काल, जैसे वैदिक युग कहते हैं लोग, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, जब हम प्राचीनतम भारतीय इतिहास में जाकर विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं तो ईसा पूर्व ज्ञात और अज्ञात सभ्यता में जो हमें मिलता है, साक्ष्य मिलते हैं, वो वैदिक सभ्यता के बिल्कुल नहीं मिलते हैं। अगर कोई साक्ष्य मिलते हैं तो वो बौद्धिक सभ्यता के जरूर मिलते हैं और उस सभ्यता के बहुत सारे प्रमाण मिल चुके हैं। भारत के किसी भी संग्रहालय में जब आप जाएंगे तो वहां देख सकते हैं कि जो संग्रहालय में सामग्री रखी हुई है वो अधिकतर, वो ज्यादातर बौद्ध सभ्यता के ही मिलते हैं। वैदिक का कोई भी लेखन साक्ष्य के तौर पर वहां नहीं मिलेगा। ये एक ऐसा इतिहास लेखन है कि जिन वेदों के खुद का ही नहीं पता है और ना कोई प्राचीनतम साक्ष्य किसी पत्थरों में लिखे हुए मिलते हैं। जबकि उस समय लोग जो है अपना लेखन पत्थरों पे ही किया करते थे। हाँ, यदि कोई प्रमाण किसी शिलापट पर लिखे मिले तो ब्रह्मवंशियों से मेरा निवेदन है कि आप उसे जरूर दिखाएं। लेकिन जब लेखन है ही नहीं तो वो कहां से दिखाएंगे। कोई उल्टे पैर तो समुद्र में नहीं घुसता है जो ऐसा लगे कि कोई साहित्य जो है समुद्र से, या कोई सभ्यता समुद्र से अचानक निकल आई है। आप समझ सकते हो कि भूगोल तभी हम कहेंगे जब ये प्रमाणित हो जाए कि पृथ्वी गोल है।
अगर ये प्रमाणित नहीं होता है कि पृथ्वी गोल है तो हम भूगोल नहीं कह सकते। इसी तरह से जो वैदिक सभ्यता है, यदि उसके कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं तो हम उस सभ्यता को नहीं कह सकते कि वो सभ्यता थी। मित्रों, प्रायः मैं देखता हूं कि गौतम बुद्ध, उन्होंने कभी भी वेदों की कोई भी विरोध नहीं किया है, बल्कि सारा लेखन जो लेखकों के द्वारा किया गया है, चाहे वो ऋषियों के द्वारा किया गया हो, चाहे वो विद्वानों के कोई भी विद्वान हो या ब्रह्मवंशी हो, वो सारा साहित्य बुद्ध के खिलाफ ही लिखा गया है। मित्रों, वेद और अविस्ता, ये अविस्ता जो एक धार्मिक बुक है, ईरान की है, इन दोनों को जब हम देखते हैं तो हमें एक दूसरे के बहुत ही नजदीक मिलते हैं। ऐसा लगता है कि अविस्ता को ही बाद में इन ब्रह्मवंशियों ने वेद नाम दे दिया है। हालांकि इसमें हमें कुछ नहीं कहना है कि कहाँ से कॉपी की है, कहाँ से नकल की है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं, बड़े ही प्रमाणों के साथ कह रहा हूं, और ये भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खुद कहते हैं कि इनके अवशेष धरती पर तो नहीं मिलते हैं, न सिक्के मिलते हैं, न इंद्र का सभागार मिलता है। अगर उसकी एक ईंट मिल जाती तो कार्बन डेटिंग की सहायता से उसके समय और काल को ज्ञात किया जा सकता था। ना तो कुएं मिलते हैं, ना इंद्र का, जो कहते हैं इंद्र, वो देवता था वेदों का, और ज्यादातर जो है वेदों में इंद्र का ही नाम आता है, इंद्र ही मुख्य देवता है। तो इंद्र के वो अस्त्र भी नहीं मिलते हैं, शस्त्र भी नहीं मिलते हैं, जिससे कम से कम ये पता लगाया जा सके कोई इंद्र का अस्त्र था। ऋग्वेद के ईशा पूर्व, जैसे लोग कहते हैं कि वेद हमारे लाखों वर्ष पुराने हैं, अपौरुष हैं, तो इन सब चीजों को, जो पांडुलिपि है, जो पांडुलिपि है, वो कहाँ है? अगर वो लेखन होता था तो उसकी पांडुलिपि होना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि पांडुलिपि तो बहुत दूर की बात है, ईशा पूर्व का कोई भी अभिलेख, शिलापट्ट नहीं मिलता है जिसकी कार्बन डेटिंग करके समय और काल का निर्धारित किया जा सके। मित्रों, वैदिक काल का जो ईशा पूर्व का कोई प्रमाण तो अब मिलता नहीं है। अब हम ईशावाद का सबूत या प्रमाण देखते हैं कि है कि नहीं। तो यहां पर हम सबसे पहले, जो पहली शताब्दी है ईसा की पूर्व की, उसमें हम देखते हैं कि कुषाण वंश है। ये बड़ा ही प्रभावशाली साम्राज्य है और इसने बहुत ही बड़े बड़े काम किए हैं। पूरे भारत में इसका शासन रहा है और इनके द्वारा जो लिखवाए गए आज भी अनेक साक्ष्य मिलते हैं। साक्ष्य मिलते हैं, इन अभिलेखों को अगर देखा और पढ़ा जा सकता है, लेकिन इनके कालखंड में भी कोई वैदिक या ब्राह्मणी परंपरा कहीं नहीं मिलती है। जो वेदों में वर्ण व्यवस्था या वर्णागत जो परंपरा है, जाति पात है, छुआछूत है, ऊंच नीच है, इनके साक्ष्य कहीं भी इस समय, इस पीरियड में नहीं मिलते हैं। कुषाण वंश में, कुषाण वंश का जो राजा है वो कनिष्क है। तो कनिष्क के समय में ऐसे प्रमाण जो अभी बताए हैं वो बिल्कुल नहीं मिलते हैं। गुप्त काल के राजाओं को यदि हम देखते हैं, जो तीसरी और चौथी 5वीं शताब्दी तक शासन किया,
वो बड़ा समृद्धशाली राज्य रहा है, बड़ा प्रभावशाली राज्य रहा है। उस राजा के समय में बड़े बड़े विश्वविद्यालय बने थे और उन विश्वविद्यालयों में लाखों विद्यार्थी पढ़ते थे। हजारों आचार्य थे जो बच्चों को पढ़ाते थे, विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। उन सभी लोगों ने चौथी पांचवी शताब्दी जो गुप्त काल की थी उसमें कहीं भी कोई उल्लेख नहीं किया है और उत्खनन से प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से कोई वैदिक या ब्राह्मणी व्यवस्था के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। भारत में इस कालखंड में अनेक विदेशी यात्री भी आए और वो सभी लोग 10 से 12 13 वर्ष तक यही रह करके शिक्षा ग्रहण किया, लेकिन उन्होंने भी अपने किसी भी नोट्स में या डायरी में कभी वैदिक सभ्यता की चर्चा नहीं की और ना ही कहीं उल्लेख मिलता है। मित्रों, जब कोई सभ्यता होती है तो उस सभ्यता का उल्लेख जरूर किया जाता है। राजाओं, जो गुप्त काल के राजा थे या कुषाण वंश के राजा थे, तो ये सभी राजा जो है सब ऐसे थे कि ऐसा नहीं था कि किसी का पक्षपात हो। ये जो समय होता था, अब कोई बाहर का विद्यार्थी अगर आता है तो उसके पास तो कुछ पक्षपात होता ही नहीं है, तो वो तो जो चीज देखता है वही लिखता है। तो जो चीज है ही नहीं वो लिखेगा कैसे? भारत की संस्कृति को वैदिक या ब्राह्मणी वर्णागत संस्कृति के रूप में नहीं देखा गया है। तो मित्रों, एक चीज मैं और बोलूंगा कि जैसे ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, तो हम सबसे पहले ऋ शब्द का होना आवश्यक है और ऋ शब्द का वर्णमाला में प्रवेश कब होता है ये भी जानने की आवश्यकता होती है। तो ऋ शब्द का जो वर्णमाला में प्रवेश हुआ है वो 9वीं 8वीं 9वीं शताब्दी के बाद ही हुआ है। इसलिए हम ऋग्वेद को, इसलिए ऋ शब्द वो न होने की वजह से पहले कभी भी ऋग्वेद इस शब्द लिखा ही नहीं जा सकता है। मित्रों, एक चीज और है, मैंने जब देखा कि यूनेस्को वेबसाइट में देखा तो वहां भी कोई जो प्रमाण के तौर पर दिया गया है वो 1464 ईस्वी का है। तो साथियों, अब आप लोग समझ गए होंगे कि वैदिक काल या वैदिक युग ये बहुत बाद में लिखा गया है, मुगल काल में, और इसको पहले साबित करने के लिए केवल भ्रम का पुलिंदा ही बनाया गया है। तो मित्रों, आज का वीडियो यही तक। और मित्रों, आप ये इस वीडियो में जो मैंने विचार रखे हैं बड़े गहराई से समझना, आप अपने तर्क शक्ति के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करना और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा घंटे के बटन को दबाना न भूलें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।